गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पुस्तक बसंत के अंतर्गत पाठ टोपी और इसका थर्ड पार्ट समझना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने गौरैया की दृढ़ इच्छा शक्ति का वर्णन किया है कि यदि हमारे मन में किसी भी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प होता है तो वह कार्य हम आसानी से कर लेते हैं। इसी तरह से वो गौरैया भी अपना कार्य करने के लिए उत्साहित थी। अब ये जब उसे रुई का फावा मिला तो उस फावे को लेकर के पहले तो वो धुनकर के पास गई, जिसने पहले तो रुई धुनने से मना किया, लेकिन बाद में जब उसे वाजिब मजदूरी मिली तो वो तैयार हो गया। इसके बाद वह कोरी के पास गई, जिसने सूत बुनवाना था। उस रुई से सूत कतवाना था तो उस रुई को लेकर के सूत कतवाने के लिए गई। कोरी ने भी पहले मना किया। उसने कहा कि राजा जी का काम भी फोकट में करते हैं और ये गौरैया भी और काम करवाने के लिए आ रहे। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब गौरैया ने उसे वाजिब मजदूरी देने के लिए कहा तो वो भी तैयार हो गया, क्योंकि जीवन में कभी भी उसे बेगार के काम अधिक करने पड़े और मजदूरी उसे बहुत कम मिली। इस तरह से गौरैया 2 कारीगरों से अपना सूत अच्छा सा सूत कतवा के लाई, और जब वो सूत कतवा के लाई तो वो बुनकर के पास गई। अरे बुनकर भैया इस कटे हुए सूत से कपड़ा बुन। पहले तो वो गौरैया ने के लिए उसने मना किया। बुनकर अपने काम में मशगूल रहा और उसने गौरैया की बात को नहीं सुना। वो भी कहने लगा कि मैं भी राजा जी का धागा बुनना है, इसके लिए है ना हमें खुद कपड़ा बनाना है, इसलिए हम बेकार का काम नहीं करते। लेकिन गौरैया ने फिर कहा, इसे बुन दो भैया। गौरैया ने साहस सजोकर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, अर्थात हम तुमसे मुफ्त का काम नहीं करवाएंगे। उसके बदले में हम तुम्हें वाजिब मजदूरी देंगे। इसे बुन दे और आधा तू रख ले और आधा हमें दे देना। अर्थात जो भी कपड़ा बुनोगे उस कपड़े को आधा तुम रख लेना और आधा हमें दे देना। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीश कपड़ा बुन दिया, क्योंकि आधा कपड़ा उसको मिल रहा था। तो उसने बड़े मन से है ना उस कपड़े को बना, आधा उसने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी, अर्थात कपड़ा बुनने तक उसका काम हो गया था। कपड़ा लिए हुए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती होगी नहीं, क्योंकि सभी राजा के काम से ही परेशान थे और राजा के काम के साथ साथ उनके लघुए भगे अर्थात उन लोगों का भी काम उनको करना पड़ता था। इसलिए वो सभी इतने परेशान थे कि उन्होंने सोचा कि गौरैया भी मुफ्त में आ गई काम करवाने। इसलिए वो कहने लगा कि अरे खिसकती हो या नहीं। दर्जी रोष में बोला, उसने क्रोधित में बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के द्वारा 10वां बेटा पैदा हुआ है। 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब इस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे बनाने हैं। माथे से पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ लेना न देना, भर माथे पसीना। अर्थात राजा कुछ लेता देता तो है नहीं और मुफ्त में ही कपड़े सिलवाता रहता है, और एक तुम भी आ गई हो मुफ्त में काम करवाने के लिए। तो ऐसे किस किस का काम मुफ्त में हम करें। अब गौरैया क्या कहने लगी, हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते हैं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े से टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल देना, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार नहीं होता। ऐसा तो किसी ने भी नहीं दिया कि 2 टोपियों में से एक टोपी दर्जी को ही दे रहा हो। तो दर्जी भी तैयार हो गया। कचकच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। उसने बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 खुदने में जो कपड़ा बच गया था उसके 5 खुदने भी लगा दिए। खुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे से बाहर हो गई और ये अपनी टांगों पर नाचने लगी। खुदक कर लगी गौरा को दिख रहा नहीं। देखो कैसी निराली हमारी टोपी,
5 फुदनों वाली, सबसे निराली मेरी टोपी 5 फुदनों वाली। गबरा ने कहा, अच्छी लग रही है। गबरे को आखिरकार ये सब पहना ही पड़ा और यह कहकर वह अपने राजा के पास गई। मेरे राजा, गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन उसको रोक सकता था? उसे पहनते ही उसके मन में एक हुलस ने जोर मारा, क्यों ना इस देश के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। उड़ते उड़ते हुए राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। आखिर उसने देखा कि जिसके पास भी हम गए सब राजा के लिए ही काम कर रहे थे, तो आखिर मैं देखूं कि राजा किस तरह की टोपी पहनता है। इसलिए उसने टोपी लगाई और जाकर के जहां राजा का महल था उसी के कंगूरे पर जाकर के वो बैठ गई। जब गवरैया उस कंगूरे पे जाकर के बैठी उस वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था, अर्थात वो अपनी छत पर लेटा हुआ अपने नौकरों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। इसलिए उसके सिर पर टोपी थी नहीं। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां खोल रहा था, अर्थात हाथ पांव दबा रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिटली पर गुद्दी काट रहा था, अर्थात सब उसकी सेवा करने में लगे हुए थे। गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, अर्थात वो बहुत खुश होकर के उनके कंगूरे पर बैठी आकर के और वहीं से चिल्लाने लगी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इस तरह से कह के वो वहां पर गाने लगी जाकर के कि देखो मेरे सिर पर तो टोपी लगी हुई है और जो राजा है उसके सिर पर तो टोपी नहीं है। राजा ने बहुत देर तक सुना। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर खुदलेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई कि अरे ये टोपी तो कितनी सुंदर लग रही है वास्तव में। अब तो वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी ही नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जल्दी लाओ, राजा भी चिल्लाया जब उसने देखा कि गौरैया तो सुंदर सी टोपी लगाए हुए और उसे चिढ़ा रही है कि मेरे सिर पर तो टोपी लगी हुई है और राजा के सिर पर टोपी नहीं। इसलिए उसने कहा कि मेरी भी टोपी लेकर के आओ। अरे मेरी कोई टोपी लाओ, जरा जल्दी करो, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए बोला। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फरखुद्दी, देख मेरे भी टोपी है। ऐसा राजा कहने लगा, अरे तेरे पास ही टोपी नहीं है, देख मेरे सिर पे भी टोपी आ गई, मेरी टोपी में 5 फुदरे। अब वो चिड़िया कहने लगी गौरैया कि देख मेरी टोपी में तो 5 फुदरे लगे और तुम्हारी टोपी में तो फुदरे ही नहीं है। गौरैया ने अब दूसरा ही राग लापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने। इस तरह से वो राजा को चिढ़ाने लगी। राजा की मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, आखिर में इस गौरैया को किस तरह से समझाया जाए। इस तरह से वो गौरैया राजा को चिढ़ाती चली जा रही थी। अब राजा ने मन ही मन सोचा क्या किया जाए। राजा की बेहद हैटी महसूस हुई, उसे अपने को आप में शर्म लगने लगी। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाक, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फरखुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाही देर न करो, था इसके पखने नोच दो है और इसको मार डालो, क्योंकि ये तो राजा को ही चिढ़ाने लग गई है। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करते हो, अपने आप चली जाएगी। अर्थात मंत्री ने कहा कि अरे इस चिड़िया से क्यों आप उलझ रहे हो, अरे थोड़ी देर चिल्लाएगी और फिर अपने आप चली भी जाएगी, इसलिए मच्छर मार करके अपने हाथों को क्यों गंदा कर रहे हो। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, आओ इसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश की। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। वास्तव में ही उसकी टोपी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी
दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इस तरह से राजा है ना ये देख रहा कि आखिर में इतनी अच्छी टोपी किसने बनाई है और क्यों बनाई है और मेरे लिए क्यों नहीं बनाई। इस तरह की तहकीकात उसके मन में आने लगी कि बनाई तो इसी मुल्क के किसी व्यक्ति ने होंगी, लेकिन मेरे लिए